इंडिया के अंदर जो भी चीजें होती हैं बहुत ही रैपिडली और फास्ट स्पीड से होती हैं, जैसे ये I honestly just wanted to walk up here and crack a joke, but what's happening on Indian TV news today doesn't allow me to. या फिर ये तो मेरे दोस्तों, मैं नाले वाली लस्सी पीने आया हूँ। ये देखो मेरे दोस्तों, ये फिर तुम चाहे बात कर लो डिमोनेटाइजेशन की, जो कि एक रात के अंदर सबको पता लग गया था कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है, या फिर बात कर लो कोविड के लॉकडाउन की। उस टाइम भी किसी को नहीं अंदाजा था कि क्या होगा, बट एकदम से सबके सामने लॉकडाउन आ गया था। चाहे कंट्रोवर्सी हो रजत दलाल की, कोई हो कहीं से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, या फिर हो ना हो लेटेंट को बंद, सब चीजें एकदम होती हैं। अगर फिर भी घुमा फिरा के बात आए तो लेटेंट और लक्ष्य के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही हैं वो सोशल मीडिया को और इन्फ्लुएंसर को, जो हमारे क्रिएटर्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग चीजें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिएटर ये सोचता है कि हम लोग व्यूअर्स को कुछ गलत ना दिखा दे, या व्यूअर्स हमसे ये सोचते हैं क्रिएटर्स लोग हमको कुछ गलत ना बता दे। दोनों ही चीजों में गलती किसी ना किसी की तो होगी। फिर भी एज अ व्यूअर ये हमारा डिसीजन होता है हम कौन से कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं और कौन से कंटेंट को नहीं। इस वीडियो पर जाकर क्या कमेंट करना है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है और सबकी अपनी अलग मेंटालिटी होती है। फिर भी अगर आप कंटेंट क्रिएशन के ऊपर वेरिएशन देखोगे, उसका इवोल्यूशन वो भी इतनी रैपिडली हुआ है। जहां एक आदमी पूरे इंडिया को अभी तक हंसाते आ रहा था, अब वो खुद अब कंटेंट क्रिएशन की स्टार्टिंग इंडिया के अंदर यूट्यूब से मानी जाती है। कि यूट्यूब की इंडिया में स्टार्टिंग कैसे हुई थी। इंडिया के अंदर यूट्यूब 2008 में आया था, जिसके अंदर बहुत से लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसके अंदर वीडियोस बनाने स्टार्ट करी। कुछ ने फन वीडियोस, कुछ ने कॉमेडी स्केचेस। 19 सालों के बीच में इंडिया के कुछ बिगेस्ट सेलिब्रिटीज जो कि कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट हुए हैं, उन्होंने भी स्टार्ट करी थी, जैसे बीबी की वाइन्स और कैरी मिनाटी। सर आपको नए साल की बहुत बधाई। किस बात की? फिर 2013 तक आते आते व्यूअर्स और क्रिएटर्स दोनों के जॉनर चेंज होने लगा। जहां 2013 में व्यूअर्स टीवी पर सीरियल्स और नाटक देखा करते थे, अब उनके पास इंटरनेट पे भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी। जैसे कॉमेडी के लिए था AIB और TVF, टेक के लिए ग्रीकी रंजीत और टेक्निकल गुरुजी, ब्यूटी के लिए था सुपर वुमेन और सेजर कुमार। तब तक मोनेटाइजेशन के ऊपर इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता था और ना इसका सीन स्टार्ट हुआ। और फिर कहानी आती है 2016 की, जब जियो का इवोल्यूशन हुआ। जियो के आने के बाद लगभग इंडिया के हर घर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन था और इंटरनेट कंजप्शन की स्पीड भी 10x हो चुकी थी। जहां लोग यूट्यूब और इंटरनेट के बारे में इतना नहीं जानते थे, वहीं कुछ क्रिएटर्स ने अपनी स्टार्टिंग करी। उसी टाइम हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने स्टार्टिंग भी करी थी, जैसे हर्ष बेनीवाल, आशीष चिंचनानी, मुंबई का निखिल और फ्लाइंग बीस्ट। और 2019 के आने तक इन लोगों ने ठीक ठाक ऑडियंस बना ली थी। उसके बाद 2019 के अंदर इंडिया के अंदर ऐसी चीज लॉन्च हुई जिसने पूरे कंटेंट क्रिएशन के ऊपर एक डॉट लगा दिया था। इंडिया के अंदर टिकटॉक लॉन्च होने के बाद कंटेंट क्रिएटर इतनी स्पीड से बढ़े कि हर दूसरे घर में एक कंटेंट क्रिएटर बैठा हुआ था, चाहे वो टिकटॉक पे बना रहा है या फिर यूट्यूब पर। उस टाइम टिकटॉक के क्रिएटर्स को बहुत फेम मिली, चाहे वो छोटा कंटेंट बना रहे हो या फिर लॉन्ग फॉर्मेट। बट अगर आप अब किसी भी यूजर से पूछोगे कि आपको टिकटॉक के बारे में कुछ रिव्यू देना है उनके क्रिएटर्स के ऊपर, तो उनके दिमाग में कुछ नहीं आता। तो मेजरली लोग टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में ऐड ही नहीं करते हैं। बट उस टाइम भी कुछ लोग फेम में आए थे जो आज भी रेलिवेंट हैं, जैसे मिस्टर फैजू, रियाज, जन्नत जुबेर और ये सब लोग। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कंज्यूम होने लगा। उस टाइम न्यूज आती है टिकटॉक इंडिया के अंदर बैन होने वाला है। जो कंटेंट क्रिएटर अभी तक वेट कर रहे हैं उनके कंटेंट को अच्छी रीच मिले, उन सबके सपने डाउन हो जाते हैं। उसके बाद यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने दिमाग लगाकर लॉन्च करा यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स, जो कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की ही रीच 5x हो गई। और अभी रिसेंट के डेटा के बारे में बात करूं तो इंडिया के अंदर 2.5 से 3.5 मिलियन तक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिसमें हर नीश के अंदर आपको हजारों कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे जिनकी वीडियोस आप देख सकते हो। लेकिन अभी तक जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं वो सभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, वरना फिर किसी ना किसी दूसरे कंटेंट पर रेलिवेंस होकर काम कर रहे थे। कुछ भी नहीं तो कोलैबोरेशन के थ्रू उनका काम अच्छा चल रहा था। बट लेकिन अभी जो पिछले 25 दिनों से चल रहा है, पूरे कंटेंट क्रिएटर्स की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है। यूट्यूब के अंदर एक इंडिपेंडेंटली चलता हुआ शो बंद हो जाता है, इंडियाज गॉट लेटेंट, जिसके मेन होस्ट समय रैना थे और जिनकी वजह से ये शो रेलिवेंटली चल भी रहा था। शो के अंदर वो लोग गेस्ट को बुलाते थे और साथ ही साथ कुछ कंटेस्टेंट आते थे जो अपना लेटेंट जजेस के सामने दिखाते थे और उनके स्कोर्स को मैच करते थे। और अब इंडियाज गॉट लेटेंट के ऊपर मैं इतना ज्यादा कुछ बोलने नहीं वाला हूं, क्योंकि न्यूज और चैनल्स ने आपका एक प्रोस्पेक्टिव बना के रिजल्ट तो दिखाई दिया होगा अभी तक। फिर भी एक चीज सोचकर देखो, अभी रिसेंटली इंडियाज गॉट लेटेंट का बंद होना, उसके बाद 3-4 दिन पहले की आई हुई न्यूज की लक्ष्य चौधरी पर हमला हुआ है। जो भी लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं पहले के टाइम पे, अगर वो किसी के ऊपर कंटेंट भी क्रिएट कर रहे थे या किसी को रोस्ट भी कर रहे थे, तो लोग ज्यादातर या तो इग्नोर कर देते थे, वरना फिर एक डायरेक्टली उनको DM करके बोल देते थे कि मुझे पसंद नहीं आई वीडियो, आप इसको डिलीट कर दो, फलाना ढिमकाना। जो भी उनको रिस्पॉन्स देना होता था वो उनसे डायरेक्टली बात करते थे। कुछ सालों के अंदर चीजें इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइट हो गई हैं, कोई भी क्रिएटर दूसरे से बात करने के लिए रेडी ही नहीं है। हर
कोई अपनी ईगो के साथ लगा हुआ है। अगर किसी को किसी दिक्कत भी है तो उसे बोलने की जगह पूरी पब्लिक में फैलाना शुरू कर दिया है। अब दूसरे एंगल से इस चीज को पूरा समझा जाए तो हर कोई कंट्रोवर्सी चाहता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बाद उनकी चीजें हाईलाइट होकर आती हैं ताकि लोगों के सामने उनका व्यूज और इंप्रेशन और ज्यादा इनहैंस हो। या फिर अगर किसी को पहले कंट्रोवर्सीज में पढ़ना होता था वो उसका वर्बली रिस्पॉन्स देता था, बट अटैक डिफरेंट लेवल पर पहुंच गए हम लोग। जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, कंटेंट क्रिएटर्स भी उतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग अपनी मेन जॉब के साथ कंटेंट क्रिएट करते हैं, वरना कुछ लोग अपने बिजनेस के साथ कंटेंट क्रिएट करते हैं। कुछ लोग खाली कंटेंट क्रिएटर्स ही होते हैं जिनका पूरा बिजनेस उसी पर डिपेंड होता है, वरना फिर मुझ जैसे लोग आ जाते हैं अपना ज्ञान बांटने। फिर भी कंटेंट क्रिएटर्स के इतने बढ़ने के बाद भी लोगों को ज्यादातर लीगल नोटिस भेज दिए जाते हैं, वरना फिर अटैक होना तो नॉर्मल ही हो गया है। और इस पर भी अगर आप सारा ब्लेम कंटेंट क्रिएटर्स को ही देते हो तो कभी दूसरी साइड के बारे में भी डीपली सोचकर देखना। अगर इसके बाद भी आप सारा ही ब्लेम कंटेंट क्रिएटर्स को देते हो कि सारी गलती उन्हीं की है, तो कभी भी जाके किसी भी कंटेंट क्रिएटर की कमेंट सेक्शन को देखना, या फिर किसी नॉर्मल लड़की की इंस्टा फीड की कमेंट में जाकर आप चेकआउट करना। उसके अंदर जो कमेंट्स मिलेंगे आपको, इस हद तक की वल्गैरिटी फैला रखी है उन लोगों ने, और साथ ही साथ डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, ऐसी ऐसी चीजें लड़कियों को बोला जा रहा है। खतरे कितने सारे कमेंट्स आप पढ़ सकते हो, उसकी वाइफ को लेकर क्या क्या बोला हुआ है। और न जाने इंडिया के अंदर ऐसे कितने इन्फ्लुएंसर होंगे, कितनी लड़कियां होंगी जो नॉर्मल पोस्ट भी करें उनके बारे में लोग बोलते होंगे। सो ये भी एक सीरियस इशू है। आई डोंट थिंक इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कोई और बात कर रहा है। या फिर किसी को किसी लड़के की वीडियो पसंद नहीं आती, किसी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो पसंद ही नहीं आती, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो नहीं पसंद आती, तो लोग डायरेक्टली उसको मैसेज करने की जगह उसके कमेंट्स में उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देंगे, गालियां लिखनी शुरू कर देंगे, वल्गैरिटी फैलानी शुरू कर देंगे। इन चीजों पर बहुत ही कम लोग हैं जो बात भी कर रहे हैं। अब इन सब चीजों के बीच में देखा जाए तो सेफ कौन है, कंटेंट क्रिएटर्स या फिर व्यूअर्स? तो अब इस एक चीज के बारे में तुम ही सब लोग बताओ, कंटेंट क्रिएटर्स आर इन डेंजर या फिर कंटेंट क्रिएटर्स आर डेंजर? देखो, दोनों ही चीजें गलत नहीं है, ना दोनों चीजें बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो कंटेंट क्रिएटर ही डेंजर है और कंटेंट क्रिएटर डेंजर नहीं भी, क्योंकि अगर कोई क्रिएटर कोई गलत चीज बनाता है, कोई गलत चीज प्रमोट करता है, उसका जिम्मेदार वो खुद होने वाला है, जो कि ऑडियंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली है। उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंटेंट क्रिएटर ही डेंजर है। बट वहीं अगर किसी क्रिएटर के ऊपर ही हमला हो जाए तो सेम चीज बन के आती है, कंटेंट क्रिएटर इज इन डेंजर। अगर मैं कल आकर एब्यूजिव कंटेंट बनाने लगूं या फिर गाली गलौज करने लगूं तो मेरे व्यूअर्स रैपिडली बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑडियंस को वही चीज तो पसंद है कि आकर कुछ भी गलत बोले, कुछ इसके साथ केस हो, कोई भी चीज हो, बस उस टाइम मुझे फेम तो मिल जाएगी, ना ही अच्छा नेम पसंद आने वाला और ना ही उसके बाद की चीजें। यही चीज कभी कभी किसी ना किसी के साथ हो ही जाती है, जो कि सिनेरियो रणवीर अलाहाबादिया के साथ हुआ है। इतने इंपैक्टफुल तरीके से उन्होंने अपनी जो इमेज क्रिएट करी थी अभी तक ऑडियंस के सामने, सेम चीज उनकी एक रिस्पॉन्स की वजह से और व्यूअर्स खुद उनको जाकर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर चुके हैं। बट आई थिंक जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि लोग उनको पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स और उनकी पूरी फैमिली को डैमेज करने की बात कर रहे हैं। एज अ व्यूअर आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जो कल्चर हमें शस्त्र उठाना सिखाता है वही हमें फॉरगिवनेस भी सिखाता है, तो पहले वो भी सीखना जरूरी है। कंज्यूमर और क्रिएटर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कंज्यूमर के पास चॉइस होती है वो किसको देखना चाह रहा है, वहीं कंटेंट क्रिएटर के पास एक ही चॉइस है, जो वो कंटेंट बना रहा है क्या उसके व्यूअर्स ये देखेंगे भी। अब बात अगर सेफ्टी की भी करी जाए तो हर किसी को उसकी सेफ्टी का पता है कि वो कैसा कंटेंट क्रिएट करता है और कैसा वो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। फिर चाहे ऊपर से कोई कितना भी अच्छा या बुरा बन जाए, सबको अपने अंदर की रियलिटी तो पता होती है। आज सीधी सी इतनी है कि क्रिएटर का काम खाली कंटेंट बनाना ही नहीं, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनके व्यूअर्स की, जो ऑडियंस उन्होंने गेन करी है। जैसे अगर कोई क्रिएटर कोई प्रोडक्ट भी प्रमोट करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटर की भी बनती है कि अगर किसी प्रोडक्ट ने किसी कंज्यूमर को, जो उनके व्यूअर, उसे कहीं भी हार्म करता है तो कहीं ना कहीं उनके कंटेंट के थ्रू ही उन्होंने देखा है। और जो प्रोडक्ट वो प्रमोट कर रहे हैं अगर वो जेन्युइन नहीं हुआ तो किसी का लॉस, किसी का नुकसान होने से तो उन्हें भी डर रहता है। कंटेंट का मार्केट, कंट्रोवर्सीज का मार्केट इंडिया के अंदर बहुत बढ़ चुका है। लोगों को सीधे सीधे बहुत फायदे होते हैं। पहला तो उनके पास व्यूज आते हैं, ऑडियंस आती है, और दोनों ही पार्टीज जो कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व है, दोनों के ही व्यूअर्स साथ में मिलकर देखते हैं। और फिर लास्ट में जाके फैसला कुछ भी हो, सबको पता है रीच तो क्रिएटर को मिलनी है। कुछ कंट्रोवर्सीज तो ऐसी होती है जिनके होने के बाद क्रिएटर को या तो प्रमोशन और रियलिटी शोज मिलने शुरू हो जाते हैं या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। और ये सारा खेल पीआर का होता है कि आपको सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट कैसे करा जा रहा है। कंट्रोवर्सीज के बढ़ते बढ़ते ब्रांड के लिए भी थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आई है कि उनको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से क्रिएटर सही हैं या किसकी कंट्रोवर्सी के बाद उसकी रीच बढ़ने वाली है, क्योंकि एजी कॉर्नर पे तो वो भी नहीं रख सकते अपने प्रोडक्ट को ना। व्यूअर को कंटेंट पसंद आता है तो वो देखेगा, नहीं आता है तो गाली खाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है साथ में। बट लिमिट क्रॉस करके किसी के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना इज नॉट करेक्ट। देखा जाए तो चीजें बहुत ही सिंपल हैं। हर रोज हजारों लाखों कंटेंट क्रिएट होते हैं और पोस्ट होती हैं। तो आपकी है कि आपको देखना क्या है और क्या नहीं देखना है। आपको किसकी गालियां सुननी है या किसकी वीडियोस में गाली नहीं सुननी है, क्या इंफॉर्मेटिव है क्या इंफॉर्मेटिव नहीं है, डिपेंड आप पे करता है, चाहे मूड के हिसाब से देखो या फिर नीड के हिसाब से। बस मेरी साइड से तो इतना ही था, वरना ज्यादा बोलूंगा तो बायस लगने लगूंगा सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो देख ली है तो लाइक जरूर करके जाना और कमेंट करना कि आपका क्या रिव्यू है उसके ऊपर। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो अभी कर लीजिए।